हाय, देखो तो ये महारानी अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस महारानी को तो सोने से ही फुर्सत नहीं। ओए महारानी, जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, धूप निकलने वाली है, जल्दी से उठ और सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए छत पर डाला। और हाँ, उसके बाद बर्तन भी धो देना। माँ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बुखार भी लग रहा है। यह नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। तू कपड़े धोने से बचने के लिए ये सब बहाने बना रही है। अगर तू 2 मिनट में उठकर बाथरूम में कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई होगी। माँ, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी से मेरी चुटिया बना दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। आई मेरी बच्ची, अभी थोड़ा सा रुक, मैं तेरे लिए पहले गरम दूध लेकर आती हूँ। गरम दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में मन लगता है। पूनम नीतू और रिया में इसलिए भेदभाव करती थी क्योंकि रिया पूनम की खुद की बेटी थी, जबकि नीतू सौतेली। लगभग 3 साल पहले उमेश ने पूनम से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी रजनी के गुजर जाने के बाद नीतू की देखभाल के लिए उमेश ने पूनम से दूसरी शादी की थी। उमेश शहर में काम करता था और पूनम दोनों बच्चों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद पूनम ने नीतू पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह नीतू के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिस बात से उमेश बिल्कुल बेखबर था। और जब कभी वह गांव आता तब पूनम नीतू के साथ अपनापन दिखाने की कोशिश करती। मैं रिया को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, जब तक मैं आऊँ तब तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और खबरदार, जो तूने फिर कोई बहाना बनाने की कोशिश की। पूनम के जाने के बाद नीतू अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर से बात करते हुए कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें पता है, नई सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और मुझे बहुत मारती है। वो सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती है। मेरे पास लौट आओ ना माँ। बुखार से तपी हुई नीतू घर का सारा काम करती है, लेकिन पूनम को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। नीतू कपड़े धो रही होती है कि तभी उसके पापा उमेश आ जाता है। पूनम, पूनम, कहाँ हो तुम? अजी, आ गए आप? इस बार आप बिना बताए ही चले आए। तभी वह नीतू से कहती है, अरे नीतू, ये तो क्या कर रही है बेटा? मैं तुझसे कब से आराम करने के लिए कह रही हूँ, पर ये लड़की भी ना मेरी एक नहीं सुनती। तुझे थोड़ा बुखार है ना? जा, तू अब जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। मैं यह देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम नीतू का बिल्कुल उसकी सगी माँ जैसा ध्यान रखती हो। जी, वो मेरी भी तो बेटी है और मैंने रिया और उसमें कभी कोई फर्क नहीं समझा। कुछ देर बाद वह नीतू के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अगर तेरे बाप को जरा सा भी शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती या तुझसे घर के सारे काम लेती हूँ, तो देख लेना, तेरी गर्दन काट दूंगी। और हाँ, ये ले कल की बासी रोटी, तू इसी लायक है, इसे खाकर ही सो जा। और अगर तेरा बाप पूछे तो बोल देना तूने खिचड़ी खा ली है। कुछ देर बाद उमेश पूनम से कहता है, पूनम, सुना है इस बार काफी ठंड पड़ने वाली है, इसलिए मैं नीतू और रिया के लिए गरम कपड़े और तुम्हारे लिए ये गरम शॉल लाया हूँ। नीतू, ये ले मेरी बच्ची, ये गरम स्वेटर पहन ले, तुझे इसमें ठंड नहीं लगेगी। जैसे ही उमेश नीतू को वह स्वेटर पहनने के लिए देता है, वह उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वह तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 4-5 दिन तक उमेश गांव में ही रहता है। इस कारण
पूनम नीतू को कुछ नहीं कह पाती। 4-5 दिन तक नीतू बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। उमेश 4-5 दिन तक वहीं रहता है। वह दोनों बच्चियों के साथ हंसना खेलना, खाना पीना, उनके साथ खूब समय बिताता है। अगले दिन जब नीतू सुबह नींद से जागती है तो पूनम से पूछती है, माँ, पापा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। जब तू आराम से सो रही थी ना महारानी, तभी तेरे पापा सुबह की बस से शहर चले गए। और हाँ, बहुत आराम कर लिया तूने। अब जल्दी से किचन में जा और बर्तन का ढेर जल्दी से धो दे। उसके बाद कपड़े भी इकट्ठे करके रखे हैं, बाथरूम में उन्हें भी धो देना। और अपने नए स्वेटर इधर दे, मेरी रिया पहनेगी। तू ये उसके कुछ पुराने स्वेटर हैं, इन्हें पहन लेना। नहीं, ये मेरे पापा ने मुझे दिए हैं। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाई की? आज तुझे मजा चखाऊंगी। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सारी रात बाहर खड़ा रखूंगी, और वो भी बिना स्वेटर के। सारा दिन घर के काम करवाने के बाद रात में पूनम नीतू को भरी ठंड में बिना स्वेटर के खड़ा कर देती है। माँ, ऐसा मत करो, आप मेरे सारे नए स्वेटर ले लो। मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे घर के अंदर आने दो माँ। अब आई ना तेरी अक्ल ठिकाने। सुबह तो बड़ी हेकड़ी दिखा रही थी, लेकिन अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। आज तू सारी रात ठंड में बाहर ही खड़ी रहेगी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, जिसमें नीतू ठंड से काफी ठिठुर रही थी। गांव में भी सभी अपने घरों के अंदर सो गए थे। तभी नीतू रोते हुए अपनी माँ को याद करती है और कहती है, माँ, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? देखो ना, आज सौतेली माँ ने मुझे इतनी ठंड में घर से बाहर खड़ा कर दिया। माँ, आ जाओ ना मेरे पास। उधर रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, उसे अंदर बुला लो ना, बाहर बहुत ठंड है। पूनम, चुप कर, तुझे बड़ी दया आ रही है उस पर। ज्यादा हमदर्दी दिखाएगी ना तो तुझे भी उसके साथ खड़ा कर दूंगी। जा लाडो, अब तू जाकर सो जा। ठंड बहुत ज्यादा है ना, कहीं मेरी बच्ची को ठंड न लग जाए। उधर स्वर्गलोक में नीतू की मरी हुई माँ रजनी यमराज के पास जाती है और उनसे कहती है, यमराज जी, कृपा करके मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, वो ठंड से ठिठुर रही है। रजनी, ये असंभव है, लेकिन हाँ, तुम्हारी शुद्ध और साफ दिल आत्मा को देखते हुए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए तुम्हें धरती पर जाने दे सकता हूँ। आपका मुझ पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सदा ही जय हो यमराज जी। यमराज की आज्ञा मिलने के बाद रजनी की आत्मा पृथ्वी लोक पर चली जाती है। उधर उमेश का मन भी बेचैन हो रहा था, इसलिए वो भी आधे रास्ते से ही वापस लौट आता है। रजनी की आत्मा नीतू के पास जाती है और कहती है, मेरी बच्ची, घबरा मत, देख तेरी माँ तेरे पास आ गई है। अपनी माँ को सामने देख नीतू में हिम्मत आ जाती है और वह अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। रजनी जैसे ही अपना हाथ उठाती है तो उसके हाथ में एक जैकेट आ जाता है। ले मेरी बच्ची, तू ये जैकेट पहन ले। नीतू वह जैकेट पहन लेती है और फिर अपनी सारी आप बीती अपनी माँ को सुनाती है। माँ, सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। पापा आए थे, पर सौतेली माँ ने मुझे उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है। तभी वहाँ उमेश आ जाता है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और बेहद गुस्से में आ जाता है और रजनी से कहता है, रजनी, मुझे माफ कर दो। हमारी फूल सी बच्ची पर इन सब अत्याचारों की वजह मैं हूँ। ना तो मैं दूसरी शादी करता और ना ही हमारी बेटी को यह सब झेलना पड़ता। आज सच में माँ की ममता जीत गई, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे की पीड़ा देखते हुए उसके पास आ गई। और एक मैं हूँ जो यहाँ रहकर भी
अपनी बच्ची का दर्द नहीं देख सका। मुझे माफ कर दो, अब मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। तभी वह घर के अंदर जाते हैं। अरे आप तो शहर चले गए थे ना, फिर वापस कैसे? शायद मेरी बच्ची के आंसुओं ने मुझे रोक लिया। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। सब गांव वालों के सामने तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगा। ऐसा मत कहो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ। लेकिन उमेश पूनम की एक नहीं सुनता। उसने काम ही जो ऐसा किया था, अगर ठंड की वजह से कहीं बिन माँ की बच्ची को कुछ हो जाता तो? यह सोचकर उमेश उसे घर से बाहर निकाल देता है। उमेश, अब मुझे जाना होगा। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था, लेकिन मेरा आशीर्वाद मेरी बच्ची पर हमेशा रहेगा। इतना कहकर रजनी की आत्मा वहाँ से चली जाती है। मेरी बच्ची, आज से तेरे माता पिता दोनों मैं ही हूँ। इसके बाद उमेश नीतू को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है और उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल देता है। लेकिन साथ ही वह रिया के प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है और हर महीने उसके खर्चे के पैसे पूनम को भेज दिया करता था। लेकिन पूनम को दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपनाता।